लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये काफ़ी छोटा होगा, आधे घंटे में मुझे लगता है हो जाएगा ख़त्म। जो भी होगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम लोग इसमें, ठीक है। ओके, so one of the first indication that atoms are not indivisible comes from the studying static electricity and condition under which electricity is conducted by different substance charged particles in matter। चलिए यहाँ पे आते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson। ठीक है, 1900 में इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया था J.J. थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, उससे पहले इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई होने से पहले गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया न्यू रेडिएशन का प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन किसमें, गैस डिस्चार्ज, एंड कॉल्ड देम कैनल रे, गैस डिस्चार्ज करके और उसे कैनल रे का नाम दिया। सो दिस रे वेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल था लेकिन साइन में अपोजिट था इलेक्ट्रॉन के। So its mass was approximately 2000 times as that of electron। It was name given proton। अब प्रोटॉन का जब डिस्कवर किया तो इसके क्या पता चले कि इसमें जो चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड के बराबर ही है लेकिन साइन इसके अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के। तो इसका जो मास था अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन का मास था वो 2000 टाइम्स ज़्यादा था। सो इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई पावर नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है, एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज अ 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज अ +1। ठीक है, चार्ज उसके +1 और 1 यूनिट लिया गया मास प्रोटॉन का। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट चार्ज इज -1। इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज। आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स दैट एन एटम वाज कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो बना होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, म्यूचुअली बैलेंस करके। It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electron could easily be removed off but not protons। इसमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी एटम से इजीली लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम पे आते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था? थॉमसन प्रपोज द, यानी J.J. थॉमसन की बात हो रही है यहाँ पे। J.J. थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम to be similar to that of Christmas pudding। The electrons in a sphere of positive charges were like a currants dry fruit in a spherical Christmas pudding। We can also think of watermelon। The positive charge in the atom is spread all over the red। देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेड पार्ट में होता है वो एटम का, और इलेक्ट्रॉन का उसके जो ब्लैक ब्लैक होते हैं सीड्स वो मान लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये जो है नेगेटिव चार्जेस सब बीच है उसके सीड्स हैं वाटरमेलन के, ये क्या है नेगेटिव चार्जेस हैं, और उनके जो रेड पार्ट है मान लीजिए वाटरमेलन का, ये जूम कर लो आप, तो वो क्या है पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने क्या बोला J.J. थॉमसन के बारे में थोड़ा सा। J.J. थॉमसन 1856 से 1940 में तक उनका डेथ हो गया था एक्चुअली 1940 में। ओके, तो हंसी मजाक की बातें हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और कुछ और चीज़ें। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लैबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वॉन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी इनको मिला इसके लिए। थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था? पहला दूसरा। पहला, एक एटम है जो कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एक स्फेयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, पहली चीज़। दूसरी, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा पॉजिटिव नेगेटिव का।
अब although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists couldn't explained by this model, as we will see, है ना. आगे देखते हैं कि कहाँ फेल हुए थे. सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आता है. Rutherford यानी Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. So Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on the thin gold foil. रदरफोर्ड ने जो टेस्ट किया था वो कहाँ पे, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉयल पे है ना, फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉयल. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल एंड ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल. गोल्ड फॉयल इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि थिन लेयर होता है. गोल्ड फॉयल को क्या होता है, लस्टरस होता है, सोनोरस होता है, मेलेबल होता है, उसको थिन शीट में ही बीट कर सकते हैं ना. सो लगभग दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम थिक्स, यानी 1000 एटम थिक्स था गोल्ड फॉयल. अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डबली चार्ज यानी कि दोगुना चार्ज हीलियम आइटम्स, डबल चार्ज. सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, उनका मास 4 यूनिट था. एंड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल था उसमें एक एनर्जी था कंसिडरेबल अमाउंट. आगे बढ़ता हूँ. It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particles in a gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, alpha particle क्या था, heavier था प्रोटॉन से. So he did not expect to see large deflection. बहुत ज़्यादा large deflection होगा. जैसे अब यहाँ पे आते हैं. अब देखो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स. अब गोल्ड फॉयल है, गोल्ड एटम्स. अब इस पे पहले पास किया, पहले सीधे जा रहा है, फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भेजा, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट, अलग अलग डायरेक्शंस में. सो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल में डिफ्लेक्ट हो गया. सो वही. बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था जो अल्फा पार्टिकल में गोल्ड फॉयल में उनका एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का. समझते हैं इस बात को. पहला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. लगभग मोस्ट ऑफ द, आप ऊपर देखे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट. ठीक है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय अ स्मॉल एंगल. अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए एक स्मॉल एंगल से फॉयल में. सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड. लगभग 12,000 में से एक रिबाउंड हो रहा था. ठीक है. In other word, Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of a tissue paper and it come back and hits you. मतलब समझो मेरी बात. फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो रिबाउंड कर रहा है 12,000 में से एक. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 इंच का सेल आप फायर करो किसी पीस ऑफ टिश्यू पेपर में और वो आपको आके हिट कर जाए, एक्चुअली ऐसा ही कुछ था. हाँ, आप बिलीव नहीं कर सकते कि भाई टिश्यू या फिर वो फाइल पे कैसे कोई रिटर्न आ सकता है, तो उसको चीरते हुए आगे चला जाएगा, है ना. इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, जैसा कि एज यूजुअल मैंने हाईलाइट कर रखा है. इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम विथ द गोल्ड फॉयल. इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्कवर किया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1908 में, 1908 में. कुछ और बातें ज़रूरी नहीं. ओके. सो फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. से उन्होंने कोई कंक्लूड किया क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. मोस्ट ऑफ द स्पेसेज इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. लगभग मोस्ट ऑफ द स्पेसेज जो एटम के अंदर थे वो खाली थे. एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. क्योंकि 1 आउट ऑफ 12,000 एटम्स, तो उसमें से 11,999 वो क्या है, वो ईजिली क्रॉस कर लिया. रीज़न कि स्पेसेस जो एटम के बीच में थे वो एम्प्टी है ना. सो सेकेंड थिंग्स इज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस. इसका मतलब इंडिकेट करता है कि एटम ऑक्यूपाई करता है वेरी लिटिल स्पेस. फिर थर्ड में अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री. देखो एक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ कहाँ से, 180 डिग्री से. इंडिकेट क्या करता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम्स.
फिर से जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और मास ऑफ गोल्ड एटम है वो कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में एटम के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबका? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। अब यहाँ से एक और चीज़, एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का लेकिन डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, क्या रदरफोर्ड ने क्या कैलकुलेट किया था कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम कम होता है, लेस देन होता है रेडियस ऑफ एटम से। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच, नीचे अभी देखेंगे। सो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है। एंड नियरली ऑल द मासेज ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। लगभग सारे मास एटम्स के रिसाइड्स करते हैं न्यूक्लियस में। एंड द सेकेंड थिंग इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियर के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। Okay, the size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. न्यूक्लियस बहुत ही साइज कम था, 10⁵ अभी हमने बात की थी एटम के कंपैरिजन में। अब ड्रॉबैक क्या था इनका, चलिए आइए देखते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। एक्सेलरेशन के दौरान क्या होता है? चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करती है। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो अब क्या होगा, वो जब जो एनर्जी रेडिएट करेगी उसके कारण क्या होगा, रिवॉल्विंग जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, वो क्या होगा कि एनर्जी को लूज करेगा और वो फॉल इनटू न्यूक्लियस। ठीक है। If this were so, the atoms would highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. Okay. इनका ड्रॉबैक क्या था, मैं 2 लाइन में कैलकुलेट करता हूँ कि इन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उनका एनर्जी लूज होगा और वो न्यूक्लियस फॉल इनटू न्यूक्लियस हो जाएंगे, न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। ठीक है। सो यही इनका था ड्रॉबैक। सीधी एक लाइन में बताऊँ तो क्यों, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम्स तो क्वाइट स्टेबल होते हैं ना। अब आए हैं बोर चाचा। ठीक है, आइए इनकी बात करते हैं। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. पहली चीज, only certain special orbit known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom. ठीक है। दूसरी चीज, while revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नील बॉस, तो इन्होंने क्या दिया था, इनके बुक हैं कौन कौन से, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स एटम आर शोन इन फिगर 4.3। नीचे आते हैं। अब देखो न्यूक्लियस है, अब इनके एटम है चारों ओर 1 2 3 लेयर बना के। तो एक है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, है ना, जेके एल एम एन ओ वाला। इस पे बात करेंगे आगे कि कैसे कैसे इसको करते हैं। सो लेटर ऑफ द नंबर 1 2 3 4 एग्जाम्पल, बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन, सब पढ़ चुके हैं ऊपर, वही है। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो जेम्स चैडविक डिस्कवर किए सब एटॉमिक पार्टिकल 1932 में, विच हैड नो चार्जेस एंड अ मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। इन्होंने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल का जिसमें कोई चार्ज नहीं थे, लेकिन उनका जो मास था ना लगभग बराबर था किसके, प्रोटॉन के। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसका लगभग उस समय नाम दिया गया न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सब में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन्स। याद रखना ये बात भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स में कैसे होता है? पहला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द 2n स्क्वायर फार्मूला। कैसे? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक है, याद रखना इसको। इज ऑर्बिट एनर्जी लेवल 1 to 3, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफरेंट इन द सेल। अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के सेल है, इसका 2 है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 8, 3 स्क्वायर 18, क्यों? n का स्क्वायर कर रहा है ना, नंबर ऑफ सेल, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो ना, के बाद एल, एल के बाद एम, एम वैसे आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, अगर उसके बाद एम के बाद एन आएगा तो 4 का स्क्वायर उसका एन होगा, ठीक है। सेकेंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब देखो इस बात को समझना, मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन है एक आउटर मोस्ट में, एक आउटर मोस्ट के ऑर्बिट में एकोमोडेट किया जा सकता है, डाला जा सकता है 8, इससे ज़्यादा नहीं। So the electrons are not accommodated in given cell unless the inner cells are filled. That is, the cells are filled in a step wise manner. स्टेप वाइज मैनर में सेल को फिल किया जाएगा, कैसे मैं आगे बात करूँगा। हीलियम है, या सॉरी हाइड्रोजन है, हीलियम है इधर, फिर लिथियम, फिर हीलियम, बैरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन। So completely filled with 8 electron in the outermost shell, so the little chemical activity, in other words their combining capacity or valency is 0 of these inert elements. inert elements के क्या होंगे? वैलेंसी 0 होते हैं। चलिए आइए यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, बस थोड़ा सा। मुझे लगता है कि बस ज़्यादा नहीं है, देखो इसके बाद बस 5-6 पेजेस हैं, यानी कि 10-15 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, है ना। फर्स्ट 18 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सेल्स दिए हुए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, तो सीधा के सेल में 1 चला गया, है ना, वैलेंसी इसकी, बस। हीलियम के 2 हैं, तो 2 चला गया इसमें, 2 चला गया। लिथियम के 2। देखो हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं उसको, जैसे उसके कार्बन के 12 होते थे, सॉरी ये अलग है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में कहाँ से बीच में ला रहा हूँ। ओके, तो हाइड्रोजन के 1, हीलियम के 2 हैं एटॉमिक नंबर सबके, जैसे 18 तक हैं, आर्गन के 18 है। तो अब मैं जैसे कि मैं पहले आपको बताऊँ कि 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो एक काम कर किया, पहले में 2 रख दिया, फिर दूसरे में 8 रख दिया, तीसरे में भी 8 रख दिया, है ना, तो कंपेटिबल बन गया, तो वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई। अब वैलेंसी कैसे बचती है? जैसे कि उसने क्या किया, उसका पूरा ऑर्बिट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हुआ कि सिलिकॉन का ले लो आप, 14 एटॉमिक नंबर, तो इन्होंने क्या किया, के सेल में 2 रखा, एल सेल में 8 रखा, फिर 4 रखा, तो 4 बच गए, इसलिए 4 हो गया, ठीक है। फास्फोरस का 3 और 5 वैलेंसी होता है। आगे बढ़ता हूँ, चलो एक बार वैलेंसी सारा पढ़ ही लेते हैं ना। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हीलियम का 0 होता है, लिथियम का 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है, और बोरोन का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, फ्लोरीन का 1 होता है, नियोन का 0 होता है, इनर्ट गैसेज है। सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3 या 5, सल्फर का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, आर्गन का 0, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैसेज है। खैर उससे कुछ क्वेश्चन वैसे बनने वाले नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, अगर एक आध क्वेश्चन बनेगा तो कर पाओ। कंटिन्यूस बैक टू बैक कर रहा हूँ ना, अभी एक वीडियो किया फिर एक और कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो जाता है ब्रेक लेने का ऐसा। चलो देखते हैं। हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन its outermost shell and all other elements have all atoms with 8 electrons in outermost shell.
the combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react and form molecules with atom of the same or different elements, was thus explained as attempt to, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्टेट बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलके टू अचीव एन ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल। ओके, अब ऑक्टेट अचीव करने के लिए क्या होता है, या फिर तो शेयरिंग कर सकते हैं, है ना, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो दे के कर सकता है, किसी के पास कम है तो वो लेके कर सकता है, ऑक्टेट बना सकता है अपना, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन, अब हेंस वैलेंसी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इवन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड गिव्स यू अ वैलेंसी ऑफ 1 फ्लोरीन का, कुछ जरूरी नहीं, एटॉमिक नंबर पे आता है। चलो, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, हमको पता है प्रोटॉन प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में है, इसको डिनोट करते हैं हम जेड से, ठीक है। ऑल एटॉमिक एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, अब जितने भी एटम्स होते हैं एटॉमिक नंबर सबका एलिमेंट का सेम होता है, जैसे 1 मोल सेम होता था 6.022 इंटू 10⁻23 वाला, याद है। फॉर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली कार्बन का 6, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कार्बन का 6, आपको याद होगा, देखो यहाँ पे भाई कार्बन है, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन का, देखो 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दिख रहा है, ये देखो भाई, ठीक है। So therefore the atomic number is defined as the total number of protons, atomic number को define करते हैं कैसे, total number of proton present in the nucleus of an atoms। मास नंबर पे आता हूँ, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स, देखो क्योंकि उनका मास किसी भी एटम का रिसाइड्स करता है न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन 12 और बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है उसके, लेकिन मास उसके क्या है 12 है। तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन हो गए 12। सो सिमिलरली द मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27, तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का कितने मास 27, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन्स। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, denoted by A, it is denoted by A। सम ऑफ टोटल नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उनको ए से डिनोट करते हैं, छोटी सी बात थी। अब इस बात को आप ध्यान से समझना, ये जो ऊपर में है, सॉरी यार ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या है, मास नंबर है, ये क्या है एटॉमिक नंबर होगा, जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, ये मास नंबर होगा, ठीक है। और एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का लोगे आप, तो मास नंबर कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 14 होते हैं, सबको पता है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। चलिए अब आइसोटॉप की बात करते हैं, छोटा सा डेफिनेशन, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू आ चुके हैं पहले भी यार, छोटी चीज़ें पे ही आते हैं ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स कुछ आते हैं, वो सब सारा मैं करवा ही रहा हूँ, करवाऊँगा यहाँ के फिजिक्स वगैरह में भी। सो सम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स में क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नीचे होता है ना एटॉमिक नंबर भाई, ऊपर तो मास होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग, मेरी बात समझ रहे हो, नीचे का मामला जो है ना बराबर होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल 1H, तो 1 यहाँ भी सेम, 1 यहाँ भी सेम, यानी एटॉमिक नंबर याद रखना। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, ठीक है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर। चलो जैसे कार्बन का 12 और 6 है, फिर यहाँ 14 और 6 लिया है, क्लोरीन का 35, 17, 37, 17 लिया है, तब नोटिस कर रहे हो 17, 17 सेम, 6, 6 सेम, क्या है आइसोटोप है बाबू, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक्स।
ओके, आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप को यही बात मैं भी बोला हूँ, आइसोटोप्स डिफाइंड एज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर है ऊपर में होता है, कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट एक्स, उसके ऊपर का ये क्या है, मास नंबर है, नीचे क्या है, एटॉमिक है। ठीक है, याद तो रहेंगे यार। जैसे 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, एग्जाम्पल उसके। मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ईच isotopes of an element is a pure substances. The chemical properties of isotopes are similar but physical properties are different. अब आइसोटोप्स के क्या होते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। याद रखना, एक पॉइंट भी बनता है क्वेश्चंस के कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं आइसोटोप के वो सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं आइसोटोप के, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरीन ऑकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। क्लोरीन ऑकर करता है नेचर में 2 आइसोटोपिक फॉर्म में, एक 35 एंड 37। ठीक है, ऐसे 35.5 इसके बीच का निकाला गया एवरेज है ना। क्लोरीन का आपको पता है कि क्या होता है मास, 35.5 अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा चैप्टर 3 में 35.5, ये इसी का एवरेज निकाला गया है ना। देखो एवरेज निकाला है 35.5। चलो एक का जैसे कि क्या किया, 35 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100 है ना करके। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all naturally occurring atoms of the element। कुछ जरूरी नहीं है, चैप्टर खत्म होने को आया ब्रो। एप्लीकेशन ओके। अब since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in a various field। देखो अब कुछ isotopes का क्या क्या है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे CDS हो या CAPFO, मैं बात कर रहा हूँ UPSC एग्जाम्स के, या फिर जैसे CGL वगैरह SSC के एग्जाम्स में भी होते हैं यार, सीधे उठा के 1 क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एन आइसोटोप ऑफ यूरोनियम, आइसोटोप यूरोनियम का यूज होता है फ्यूल न्यूक्लियर की तरह। ठीक है, फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह। फ्यूल में फिर से यार, आइसोटोप ऑफ यूरोनियम यूज होता है फ्यूल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह। क्लियर। अब आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट का। ठीक है, आयोडीन का गोइटर के लिए। ठीक है, गेंगा हो जाता है ना भाई गले में, उसके लिए। अब भाई आइसोबार भी आ जाओ, कुछ नहीं, आइसोबार जस्ट उसका अपोजिट है यार, हलवा है। तो क्या ये सब कुछ है थोड़ी यार, अब बच्चों वाला चैप्टर है। लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम इज डिफरेंट। ध्यान से समझ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40। मास नंबर क्या होता है कैल्शियम का और आर्गन का सेम होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके मास नंबर सेम होंगे वो आइसोबार्स होंगे। क्लियर। एटम, मैं एक कंक्लूड कर दे रहा हूँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। मतलब भाई ऊपर के जो होते हैं ना, किसी मटेरियल के ऊपर के, नीचे के पार्ट अलग होंगे, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होगा, उसी को आइसोबार कहते हैं। खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। क्या क्या पढ़ा है हमने, कुछ नहीं, ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, शुभ रात्रि। अगर रात में देख रहे हो तो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग भाई। चलो मस्ती मजाक के पीछे परे। जय हिंद।